गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पीरियोडिक टेबल हमारी कंप्लीट की थी। पीरियोडिक टेबल विच हैव बीन ग्रुप्ड इनटू 4 ग्रुप्स फॉर ब्लॉक्स एस पी डी एंड एफ, IUPAC नेमिंग एंड हाउ कैन वी डिटरमाइन ग्रुप्स एंड पीरियड्स ऑफ द एलिमेंट्स। तो उसके बाद आज हम अपना नेक्स्ट ले रहे हैं ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्या है आपकी? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच चेंजेस रेगुलरली इन द पीरियोडिक टेबल व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। एक रेगुलर चेंज होता है, या तो लेफ्ट से राइट वो इंक्रीज होती चली जाएंगी या डिक्रीज होती चली जाएंगी। जनरली देयर में भी सम एक्सेप्शंस। उसमें आपकी ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आती हैं लाइक एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड रिएक्टिविटी। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद व्हाट आर देयर पीरियोडिक ट्रेंड्स, हाउ दे चेंजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक इसमें हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट, विच इफेक्ट ऑल द प्रॉपर्टीज इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, तो पहले थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट? इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, electrons are in multi-electron atom, electrons are present in outermost shell and they do not experience a full positive charge, hence they are shielded or screened away from the nucleus. Shielded means protection. Basically suppose कीजिए आपको ये outermost electron है and this electron is attracted by the nucleus. What is the force of attraction? That depends on the nuclear charge. More the nuclear charge, more will be attraction. जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, उतनी ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। लेकिन बीच में जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आल्सो रिपेल दिस इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू देयर रिपल्सन दे डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस रिपल्सन की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है। तो यहाँ ये जो रिपल्सन है बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स, इट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट बिकॉज दिस रिपल्सन शील्ड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियर अट्रैक्शन विच corresponds to nuclear charge. So this inter-electronic repulsion between outermost electron and the intervening electron is called shielding effect. And actual nuclear charge felt by the outermost electron, actual force of attraction felt by the outermost electron is called effective, Z effective. And Z effective is always equal to Z minus sigma. Z effective means effective nuclear charge. एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कितना न्यूक्लियर चार्ज फील कर रहा है, क्योंकि जितना न्यूक्लियर चार्ज है Z उतना ये फील नहीं करता इन रिपल्सन्स की वजह से, उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर नहीं होती। तो एक्चुअल में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कितना न्यूक्लियर चार्ज ही फील्ड इज डिक्रीज बाय सिग्मा। सिग्मा इज शील्डिंग कांस्टेंट, जिसको हम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास स्लैटर्स रूल है। स्लैटर्स रूल मीन्स जो सेम सेल के इलेक्ट्रॉन है दे शील्ड द इलेक्ट्रॉन बाय 0.35, इनर एस एंड पी शील्ड बाय 0.85। एस एंड पी में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो 0.85 से शील्ड करता है इनर इलेक्ट्रॉन्स, और अगर आपके डी और एफ में है देन दे शील्ड बाय 1, और उससे अंदर भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन है एंटी पेनिट्रिमेटी है सेल या इनर में देन दे आल्सो शील्ड बाय 1। तो सेम सेल का इलेक्ट्रॉन उसी सेल के इलेक्ट्रॉन को 0.35 ही शील्ड करता है। अगर आपका इनर सेल है, इनर सेल के एस और पी के इलेक्ट्रॉन 0.85 शील्डिंग होगी इनकी, और डी और एफ का है तो शील्डिंग 1 होगी, और उससे भी अंदर के जितने इलेक्ट्रॉन हैं दे शील्ड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाय 1। ये सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करने का हमारा एक मेथड होता है। देन the Z effective is the actual nuclear charge felt by the outermost electron is called Z effective, which is equal to Z minus sigma. और न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया जाता है, that is Z effective. That depends on effective nuclear charge. और प्रॉपर्टीज भी आगे इसी पर डिपेंड करती हैं। सपोज कीजिए वी टॉक अबाउट मैग्नीशियम।
we talk about magnesium. Magnesium nuclear charge is 12. In magnesium, nuclear charge is 12. The configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Now the outermost electron is the nucleus. First shell में there are 2 electrons. In the second shell there are 8 electrons in S and P. And in the third shell again there are 2 electrons. Now let us recalculate the sigma on this electron. Now this electron will shield its 0.35. तो टोटल जो हमारी सिग्मा होगी 0.35 for this electron. Now these inner electrons, these are 8 electrons which are of the inner shell S and P orbitals. They all will shield 0.85 each. So total 0.85 into 8. And the next 2 electrons of the first shell, their shielding will be 2. So total shielding will be 0.35 plus 6.6 plus 2. So 6.8. It is 6.8. तो टोटल हो गया आपकी ये 9.15. तो जो हमारे इसमें Z इफेक्टिव होगा इट विल बी Z माइनस सिग्मा. Z 12 है, सिग्मा हमारा 9.15 है. सो इट विल बी 2.85. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है. एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज 12 है, बट द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन विल फील दैट द न्यूक्लियर चार्ज इज 2.85. उसको सिर्फ 2.85 ही न्यूक्लियर चार्ज फील होगा. दिस इज अवर शील्डिंग एंड Z इफेक्टिव. सो दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा बार बार कंसिडर किया जाएगा. नाउ लेट अस कम टू द आवर एटॉमिक रेडियाई. There are basically 3 types of atomic radii: covalent radii, van der Waals radii, and metallic radii. This is covalent radii, van der Waals radii, and metallic radii. Metallic radius. So let us take one by one each. First of all, take covalent radius. Covalent radius is half of the average distance, कलर आपको क्लियर नहीं हुआ, half of the average distance between center of nuclei of 2 similar covalently bonded atoms. Half of the average distance between center of nuclei of the 2 similar covalently bonded atom. क्या मतलब है इसका, देखिए जरा. 2 similar means let us take about hydrogen. तो 2 हाइड्रोजन एटम्स विच आर बॉन्डेड बाय कोवलेंट, उनके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द 2 कोवलेंट बॉन्डेड एटम्स. जो हाइड्रोजन के एटम हैं उनके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 74 पिकोमीटर होता है. तो इसका मतलब जो उसकी रेडियस होगी इसकी हाफ दैट इज 37 पिकोमीटर होगी. इसी तरह से क्लोरीन के 2 एटम्स, क्लोरीन मॉलिक्यूल में द 2 क्लोरीन एटम्स आर बॉन्डेड बाय कोवलेंट बॉन्ड. द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द 2 एटम्स इट इज 198 picometer. So the radius will be half of it, that is 99 picometer. So half of average distance between center of nuclei with the 2 covalently bonded atom is called covalent radii. Now metallic radius, half of the average distance, same वैसे आपको डेफिनेशन लिखनी है. half of the average distance between center of nuclei of 2 adjacent
एटम्स इन मेटालिक क्रिस्टल। एटम्स भी बोल सकते हैं या इसको कर्नल्स भी बोल सकते हैं। कर्नल्स मीन्स मेटल एटम माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके मोबाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं ड्यू टू लूजली बॉन्डेड force of attractions. So if these electrons are removed then it left kernels. तो डेफिनेशन होगी हमारी, हाफ ऑफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द टू एडजेसेंट कर्नल्स इन मेटालिक क्रिस्टल। दो कर्नल्स, एडजेसेंट कर्नल्स के न्यूक्लियस के सेंटर का डिस्टेंस का हाफ, दैट इज कॉल्ड आवर मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस इज ऑलवेज लार्जर देन कोवेलेंट रेडियस। उसका रीजन क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। तो मेटालिक बॉन्ड वीक होने की वजह से जो कर्नल्स हैं थोड़े दूर हो जाते हैं और इसलिए मेटालिक रेडियाई इज ऑलवेज लार्जर देन कोवेलेंट रेडियाई। तो क्वेश्चन है वाई मेटालिक रेडियस, या विच इज लार्जर, मेटालिक और कोवेलेंट रेडियाई? सो आंसर इज मेटालिक रेडियस is always larger than covalent radius because metallic bond is weaker than covalent bond। सिर्फ आपको इतना आंसर देना है, because metallic bond is weaker than covalent bond। चलिए जब नेक्स्ट बात आ जाती है हमारी आयनिक वॉन डेर वाल्स रेडियाई। हाफ ऑफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द टू नॉन बॉन्डेड एटम्स ऑफ एडजेसेंट मोलिक्यूल्स। जहाँ एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते वहाँ बेसिकली इसको सिलेक्ट किया जाता है, जैसे कि नोबल गैसेज में। नोबल गैसेज में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता। लेट दिस इज वन इज हीलियम एटम, हियर इज द अदर हीलियम एटम, देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन दिस टू। तो जो नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं उनके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के डिस्टेंस का हाफ इज कॉल्ड वॉन डेर वाल्स रेडियाई। या फिर मॉलिक्यूल्स ही ले लें कोई, अगर हम हाइड्रोजन की वॉन डेर वाल्स रेडियाई निकालें तो जो हाइड्रोजन के दो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं, अब सपोज कीजिए सॉरी हाइड्रोजन के ये दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है। सो इसके जो नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स, टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स में नॉन बॉन्डेड एटम्स के डिस्टेंस का हाफ ऑफ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन center of nuclei of the two non-bonded atom of adjacent molecules is called van der Waals radii। तो हमारी तीन तरह की रेडियस है। नाउ लेट अस चेक पीरियोडिक ट्रेंड्स। van der Waals रेडियस इसमें आपकी सबसे लंबी होती है, देन कोवेलेंट, देन मेटालिक एंड देन कोवेलेंट। द बॉन्ड लेंथ van der Waals रेडियई हाईएस्ट, मेटालिक रेडियई एंड देन शॉर्टेस्ट आपकी कोवेलेंट रेडियाई होंगी। तो वेरिएशन इन एटॉमिक साइज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं रेडियस डिक्रीजेस। इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप साइज इंक्रीजेस। दिस इज द पीरियोडिक ट्रेंड। क्वेश्चन है कि व्हाई, एक्सप्लेन या गिव रीजन, या व्हाट हैपेंस टू द रेडियस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। What are the periodic trends when we move from left to right? Yeah, what changes occurs in the periodic table as we move from left to right in a period or from top to bottom in a group? तो हमें यहाँ पर periodic trends बताने हैं। तो trends है हमारा as we move from left to right size decreases and as we move from top to bottom size increases। अब इसका reason क्या है, why size decreases from left to right in a periodic table? As we move left to right in periodic table, electron is added to same shell, same outermost shell, while nuclear charge increases by
1 unit. इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू सेम सेल, जबकि न्यूक्लियर चार्ज 1 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है। सेम सेल में इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो उसकी शील्डिंग कम होती है 0.35, जैसे भी हमने स्लैटर्स रूल में बताया कि आउटरमोस्ट सेल का ही इलेक्ट्रॉन अगर है उसकी शील्डिंग 0.35 ही होती है। इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू सेम सेल वेयर एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बाई 1 यूनिट, हैंस Z इफेक्टिव इंक्रीजेस। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इंक्रीज होती है, और नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होता है। द रीजन इज इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे हम मूव करते हैं लेफ्ट से राइट तक इन पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में इंक्रीज ऐड होता है विच हैव पुअर शील्डिंग, वेयर एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बाई 1 यूनिट। जैसे जैसे आपका Z इफेक्टिव होता है हमें आपको होता है Z माइनस सिग्मा। अगर हम लिथियम से बेरिलियम पर पहुंचते हैं न्यूक्लियर चार्ज 3 से 4 इंक्रीज हो जाता है, लेकिन सिग्मा जो है वो आपका सिर्फ 0.35 ही इंक्रीज हो पाएगा। तो 1 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, सिग्मा का इंक्रीज कम होता है तो Z इफेक्टिव जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। Z इफेक्टिव अगर इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होंगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होंगी तो आउटरमोस्ट सेल को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके साइज को डिक्रीज करेगा। दिस इज अबाउट लेफ्ट टू राइट। नाउ कम टू द टॉप टू बॉटम। इफ यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देयर आर 3 फैक्टर्स। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज होना चाहिए, पहली बात। 3 फैक्टर है यहाँ पर। सेकेंड फैक्टर शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। शील्डिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो साइज डिक्रीज होना चाहिए, साइज इंक्रीज होना चाहिए। शील्डिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज होता है तो साइज शुड इंक्रीज। थर्ड फैक्टर नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं तो भी साइज इंक्रीज ही होगा। लिथियम में देयर आर ओनली 2 शेल्स, इन सोडियम देयर आर 3 शेल, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। पोटेशियम में 4 शेल होते हैं आपके, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो साइज इंक्रीज होगा। तो आउट ऑफ 3 फैक्टर्स देयर आर 2 फैक्टर्स विच इंक्रीज द साइज एंड ओनली 1 फैक्टर विच डिक्रीज द साइज। सो ओवरऑल नेट रिजल्ट इज size increases from top to bottom. So there are 3 factors in which size increase from left to right. तो ये हमारे periodic trends हैं। Atomic size decreases across a period as the elements of the second period. It is because with the period of the outermost electrons are in the same valence shell. Within a period, outermost electrons are added to same valence shell and effective nuclear charge increase. So atomic number increases. As the atomic number increase, so size decrease. The result is increase in attraction between the nucleus and the electron, therefore size decreases. और down the group की बात है, it also size increases down the group as the number of shell increases. तो ये हमारे डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो गए, साइज इंक्रीज हो गया। लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो साइज डिक्रीज हो जाता है। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन है कि एक्सेप्शनल है कि रिपोर्टेड रेडियाई ऑफ दीज नोबल गैसेस, रिपोर्टेड रेडियाई ऑफ नोबल गैस इज ऑलवेज मोर देन हैलोजन्स। जबकि साइज लेफ्ट से राइट साइज डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन नोबल गैसेस का रेडियस है वो ज़्यादा होता है। द रीज़न इज द रिपोर्टेड रेडियस मीन्स द रेडियस विच इज़ गिवन इन बुक्स इन आवर लिटरेचर। तो रिपोर्टेड रेडियस ऑफ हैलोजन्स इज वनरेबल रेडियाई, क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाती। तो इनकी जो रेडियस होती है बुक्स में जो गिवन है, लिटरेचर में जो गिवन है वो वनरेबल रेडियस है। वेयर एज द रिपोर्टेड रेडियाई ऑफ हैलोजन इज कोवेलेंट रेडियाई। हैलोजन्स की फ्लोरीन F2 मोलिक्यूल होता है, क्लोरीन Cl2 मोलिक्यूल होता है, दे मिक्स कोवेलेंट बॉन्ड विद सिमिलर एटम्स। सो रिपोर्टेड रेडियाई ऑफ नोबल गैसेस
is van der Waals radii, whereas the reported radii of halogens is covalent radii, and since van der Waals radii is always larger than covalent radii, hence reported radii of noble gas is larger than halogens. तो ये क्वेश्चन एक्सेप्शनल है, इंपॉर्टेंट, इसको जरूर आपको नोट करना है। क्वेश्चन फिर दोहरा रहा हूँ और उसका आंसर भी। रिपोर्टेड रेडियाई ऑफ नोबल गैस इज मोर देन, ऑलवेज मोर देन हैलोजेंस, वाई, या गिव रीजन। आंसर इज reported radii of noble gas is van der Waals radii, while of that halogens is covalent radii, and since van der Waals radii is always more than covalent radii, hence reported radii of noble gas is always more than halogens। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद आपकी आयनिक रेडियस आती है, वो हम लेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।